ये आज हमारा सेकंड लेसन है, सेंटेंस। पहले लेसन में हमने भाषा को कैसे सीखना है, हमने क्या करना है, ये सारी बातें हमने की। अब अपन आज बात कर रहे हैं कि एक भाषा इंग्लिश है, कोई भी भाषा है, कहां से वो शुरू होती है। तो शुरू तो सबसे पहले कहां से होती है, आप भी समझ रहे हो कि शुरू तो वो सबसे पहले एबीसीडी अल्फाबेट से होती है, एबीसीडी से। लेकिन उतना नीचे अपने को जाने की जरूरत नहीं है। अल्फाबेट के बाद जो दूसरी यूनिट होती है किसी भी लैंग्वेज की, वो होती है शब्द, जिसको आप कह सकते हो वर्ड्स। मैं आपको जरा इसको तो दिख रहा है आपको? यस सर। यस सर। जी सर। ये बोर्ड है हमारा। सबसे पहले जो यूनिट होती है ना भैया किसी भी लैंग्वेज की, वो होती है अल्फाबेट। अल्फाबेट क्या होते हैं सबको मालूम है, आई थिंक मुझे बताने की जरूरत नहीं है। ए बी सी एफ जी वाई के, ये दीज ऑल आर द अल्फाबेट्स। उतना हमें लेकिन नीचे जाने की जरूरत नहीं है अभी, ये सब आपको एबीसीडी सबको आती होगी। दूसरी यूनिट क्या होती है भैया इसकी? दूसरी यूनिट होती है वर्ड्स। वर्ड्स क्या होते हैं? अल्फाबेट को प्रॉपरली अरेंज करके जो चीजें बनाई जाती हैं वो कहलाते हैं वर्ड्स, शब्द। जैसे हमने एक वर्ड कह दिया यू, कह दिया ना सब। यू कैसे बना है? यू कैसे बना? सर वर्ड से। वर्ड से नहीं बना, यू तो खुद एक वर्ड है। सर अल्फाबेट। अल्फाबेट से। ध्यान रखिए आप इस बात को। बना ना? यस सर। अल्फाबेट से तो बने हैं शब्द। यस सर। ये कहलाते हैं जी वर्ड्स, ये कहलाते हैं वर्ड्स। सेकंड थर्ड यूनिट क्या होती है इसकी? थर्ड यूनिट होती है इसकी सेंटेंस। सेंटेंस क्या कहलाता है, क्या होता है सेंटेंस? सर आई एम ए टीचर, ये सेंटेंस बना दिया हमने। आपको डिफरेंस समझ में आ रहा है? यस सर। जी सर। समझ में आ रहा है आपको डिफरेंस? लैंग्वेज कहां से शुरू होती है? अल्फाबेट से। यस सर। अल्फाबेट के बाद जो इसकी दूसरी यूनिट आती है वो आती है वर्ड्स। वर्ड्स। समझ रहे हैं आप बात को? और तीसरी यूनिट कौन सी आती है इसकी? सेंटेंस। आप ध्यान से देखिए, अल्फाबेट में क्या है, केवल एक एक लेटर है। वर्ड्स में क्या आ गया, लेटर्स को कंबाइन करके आपने वर्ड बना दिया। ये देखिए TAKE 4 लेटर आ गए, TEACH 5 लेटर आ गए ना, YOU 3 लेटर आ गए। इन लेटर्स ने मिलकर एक वर्ड बना दिया। सेंटेंस क्या होता है समझ लीजिए अच्छे तरीके से आप। सेंटेंस क्या होता है? सेंटेंस होता है आई एम ए टीचर। ये क्या है? ये व्हाट इज दिस? आई एम ए टीचर क्या है बताइए आप? सर सेंटेंस। सेंटेंस का मतलब क्या है? सेंटेंस का मतलब क्या हो गया यहाँ पर? सर बहुत सारे वर्ड्स को सही क्रम में रख के जो बिल्कुल बनाया जाता बिल्कुल बिल्कुल, परफेक्ट परफेक्ट।
आपने जो आंसर दिया है वो बिल्कुल सही दिया है भैया, आपने जो आंसर दिया है। ये है क्या चीज, ये क्या है? ये द ग्रुप ऑफ वर्ड्स, द ग्रुप ऑफ वर्ड्स। तो द ग्रुप ऑफ वर्ड्स क्या होता है? सेंटेंस Sir. होता है। Yes, sir. सेंटेंस। समझ रहे हैं मेरी बात को? आप समझ में आ रही है आपको मेरी बात? सेंटेंस क्या होता है? जी सर। सेंटेंस के अंदर एक से ज्यादा वर्ड होते हैं। जैसे इसके अंदर आई, एम, ए, टीचर, कितने वर्ड्स हो गए इसके अंदर? देयर आर 4 वर्ड्स। कम ज्यादा भी हो सकते हैं, कम और ज्यादा भी हो सकते हैं। वो कहलाता है एक सेंटेंस। और हमें अपना फोकस कहाँ करना है? जरा का जरा सेंटेंस पे करना है कि ये सेंटेंस कैसे बने। ये जो हिंदी में जो इंग्लिश में जो सेंटेंस लिखा है, ये सेंटेंस कैसे बना। इस तरह से हमने क्या करना है, ये सेंटेंस बनाने सीखने हैं। और सेंटेंस बनाने सीखने का मतलब क्या है? कैसे सीखेंगे अपन? कुछ बेसिक ग्रामर के द्वारा, कुछ बेसिक ग्रामर। क्योंकि किसी भी भाषा को अगर आप ट्रांसलेशन करना सीख रहे हो तो डेफिनेटली आपको उसकी ग्रामर तो सीखनी ही पड़ेगी। और हिंदी, किसी भी भाषा को आप बिना ग्रामर के बोल नहीं सकते। किसी भी भाषा को आप बिना ग्रामर के, आप किसी भी भाषा को यूज नहीं कर सकते। आप किसी भी भाषा को आप बोल नहीं सकते आप। तो ग्रामर के कुछ नियम है, उन नियमों से अपन सेंटेंस बनाना सीखेंगे। आप समझ लीजिए मेन बात यह है। सेंटेंस क्या होता है? शब्दों का एक समूह होता है। यानी कि शब्दों को अरेंज करना आना चाहिए अपने को। कौन सा वर्ड कहां आएगा, माइंड में जो थॉट आएगा उसको अपन कैसे, उसके जो शब्द हैं उनको अपन कैसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे। ये इंग्लिश में ट्रांसलेट का मतलब इंग्लिश में उनको अपन कैसे सेंटेंस बनाएंगे। वो जो शब्द आ रहे हैं हिंदी में, अब ऐसा तो है नहीं कि जैसा हिंदी में आ रहा है वैसा ही हम इंग्लिश में भी लिख देंगे। आप भी जानते हो इस बात को। शब्दों का हेर फेर करना पड़ेगा। जरूरी नहीं है कि हिंदी में जो वर्ड ऑर्डर हो इंग्लिश में भी वही वर्ड ऑर्डर हो आपका। होता भी नहीं है ऐसा। अभी अपन बात करेंगे। देखिए मैं आपको बताता हूँ वर्ड ऑर्डर क्या होता है, समझ लीजिए आप। मैं अगर हिंदी की बात करूं आपसे, हिंदी का वर्ड ऑर्डर क्या होता है? सबसे पहले क्या आता है? सब्जेक्ट आता है। मैं मोटा मोटा बता रहा हूं मैं आपको। सब्जेक्ट के बाद में क्या आता है? वर्ब आती है। वर्ब आती है, मोटा मोटा आपको मालूम होगा, मैं बता देता हूँ आपको। वर्ब के बाद में क्या आता है? ऑब्जेक्ट आता है। ठीक है। ऑब्जेक्ट के बाद में क्या आता है? अदर वर्ड्स आ जाते हैं। ये फर्क देखना जरा आप, फर्क देखना, बस ये सीखना है आपको। इंग्लिश में क्या होता है? सब्जेक्ट। इंग्लिश में क्या होता है? सर थोड़ा सा डिफरेंस होता है। हाँ बोलो। सर पहले ऑब्जेक्ट है ना हिंदी में, तो है? वर्ब, वर्ब से पहले ऑब्जेक्ट आता है ना हिंदी में, तो हाँ बिल्कुल बिल्कुल, यू आर राइट। यहाँ पर मैंने थोड़ा गलत बताया आपको। सब्जेक्ट आएगा, वर्ब आएगा। बिल्कुल। कौन था ये? सर प्रियंका। वेरी गुड प्रियंका, बहुत अच्छा बताया तुमने बेटा। मैं थोड़ा सा मिस कर गया। पहले सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद में ऑब्जेक्ट आएगा, या मान लीजिए आप अदर वर्ड्स आ जाएंगे। आप ऐसे मान लो, क्या आ जाएंगे? अदर वर्ड्स। और उसके बाद में क्या आएगा? अदर वर्ड्स के बाद में क्या आएगा? सबसे लास्ट में आएगा वर्ब। सबसे लास्ट में आएगा वर्ब। इंग्लिश में क्या होगा? देखो इंग्लिश में क्या होगा? सब्जेक्ट तो आएगा ही आएगा पहले, चलो ठीक है। उसके बाद में दूसरे नंबर पर वर्ब आ जाएगी। ये मोटा मोटा डिफरेंस आप समझ लीजिए, ये मोटा मोटा डिफरेंस आप समझ लीजिए। और उसके बाद में क्या आएगा? अदर वर्ड्स मान लीजिए आप। अदर वर्ड्स में ऑब्जेक्ट भी आ गया और अदर वर्ड्स में सारा आ गया आपके। ये आपको डिफरेंस समझ में आया? इसलिए डायरेक्ट तो ट्रांसलेट करने, बोलो, डायरेक्ट तो ट्रांसलेट कर नहीं सकते अपन कि जैसे हिंदी में लिख रहे हैं हम वैसे इंग्लिश में लिख दें। इंग्लिश में मान लो, हिंदी में मान लो मैंने लिखा मैं टीचर हूं, तो इंग्लिश में कैसे लिखेंगे इसको? मैं पहले आ रहा है तो आई, और टीचर इसके बाद आ रहा है तो टीचर बोलेंगे क्या? और हूं बाद में आ रहा है तो आई टीचर एम, ऐसे थोड़ी बोलेंगे अपन। समझ में आ रही है मेरी बात आपको? अब ये जी जो सर।
ये जो सिस्टम है ना सब सेंटेंस बनाने का, सेंटेंस ही तो बनाने हैं अपने को। ये बेसिक वर्ड ऑर्डर बताया मैंने आपको। सेंटेंस बनाने का बेसिक वर्ड ऑर्डर क्या होता है? हिंदी में क्या होता है? सब्जेक्ट, अदर वर्ड्स और वर्ब आती है। इंग्लिश में क्या होता है? पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब आएगी, फिर अदर वर्ड्स आएंगे। बस ये सिस्टम आपको दिमाग में सेट करना है। वर्ब की अलग अलग फॉर्म आएंगी, वो भी अपन कर लेंगे। बस ये बेस, ये है असली बेस। समझ में आ रही है मेरी बात आपको? अब मैं आपको वापस उस जगह लेकर के आता हूं। आइए यहां पर जरा सेंटेंस देखिए जरा ध्यान से आप। सेंटेंस तक आ गए थे? सेंटेंस मैंने आपको समझा दिया सेंटेंस क्या होता है, और आप समझ लीजिए जैसे मैं रोजाना अंग्रेजी सीखता हूं, ये एक सेंटेंस है। सेंटेंस का मतलब क्या हुआ? ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, शब्द है इसके अंदर, 1 2 3 4 5, इसका कोई मतलब भी निकल रहा है। इंग्लिश में अपन ने बना दिया आई लर्न इंग्लिश डेली, ये पूरा सेंटेंस हो गया। ये आपको बताया कि सेंटेंस कैसा होता है, ऐसा होता है। अब सेंटेंस का मतलब क्या होता है? द ग्रुप ऑफ वर्ड्स विद मीनिंग, यानी कि सेंटेंस का मतलब होता है एक ऐसा ग्रुप शब्दों का जिसका अपना कोई अर्थ हो। बिना अर्थ के काम नहीं चलेगा। कोई भी ग्रुप तो कुछ भी हो सकता है भाई, ग्रुप तो कुछ भी हो सकता है। शब्दों का ग्रुप तो अपन कैसा भी बना सकते हैं, लेकिन उसका अर्थ भी तो आना चाहिए ना कुछ। मैं इसको अगर अभी इंग्लिश में ट्रांसलेट लिखूं और इंग्लिश हिंदी में ट्रांसलेट हो जाएगा क्या उसमें? है? हाँ कोई बात नहीं। आप समझ रहे हैं मेरी? समझिए इंपॉर्टेंट है ये चीज कि सेंटेंस क्या होता है। सेंटेंस का मतलब शब्दों का एक ऐसा समूह जिसका कोई अर्थ निकलता हो। समूह तो कैसा भी हो सकता है, सुनना जरा ध्यान से। अब हिंदी में ही बोल रहा हूं मैं हूं अंग्रेजी पढ़ाता। सुन लिया आपने शब्द? ग्रुप तो है एक ही है, लेकिन इसका मतलब निकल रहा है कुछ। मैं हूं पढ़ाता अंग्रेजी। आप में से कोई सही करके बोल सकता है इसको? मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूँ। मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूँ। मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूं। पहले क्या गलती कर रहा था मैं? वही शब्द है, जी सर। शब्द वही थे, लेकिन गलती क्या जी। कर रहा था मैं? वो केवल मैंने उन शब्दों को बोल दिया, मैंने उनको एक अच्छा सा सेंटेंस बना के नहीं बोला। यानी कि जो शब्द जहां आना चाहिए वो शब्द वहां पर नहीं आया। चलिए एक और बोल रहा हूं मैं, देखना आप। खेलते बच्चे में पार्क है। हाँ। बच्चों के खेलने के लिए पार्क है। सर पार्क में बच्चे खेलते हैं। बच्चे पार्क में खेलते हैं। बिल्कुल ठीक है, पार्क में बच्चे खेलते हैं या बच्चे पार्क में खेलते हैं, यह मतलब हुआ है इसका। पर अब मैंने जो बोल दिया उससे क्या कोई मतलब निकला क्या? नो सर। आपने क्या करके बोला? आपने क्या किया? वही शब्द हैं सारे के सारे, लेकिन आपने उन शब्दों को सही स्थान पर यूज किया, तो वो समझ में आ गया, वो सेंटेंस बन गया। समझ में आ गई मेरी बात आपको? सेंटेंस क्या होता है? जी सर। सेंटेंस का मतलब होता है द ग्रुप ऑफ वर्ड्स विद मीनिंग, शब्दों का एक ऐसा समूह जिसका कोई अर्थ निकलता हो। और अर्थ के लिए क्या करना पड़ेगा? अभी आपने किया, शब्दों को सही क्रम में लेना पड़ेगा। शब्दों को व्यवस्थित क्रम में होना जरूरी है। यानी कि व्यवस्थित क्रम का मतलब क्या होता है? कौन सा शब्द कहां पर आना चाहिए। जब तक कौन सा शब्द, जब तक एक वर्ड एक सेंटेंस के अंदर अगर वर्ड अपनी प्रॉपर जगह पे नहीं आएगा तो उसका अर्थ कैसे निकलेगा? और यही तो हम गड़बड़ कर देते हैं। सबसे बड़ी गड़बड़ तो हम यही करते हैं, रट करके लिख देते हैं। रट के लिखना अलग बात होती है, लेकिन हमें पता होना चाहिए कि हमारे दिमाग में कोई भी थॉट आ रहा है तो इसमें कौन सा शब्द मुझे कहां फिट करना है इंग्लिश का, ये अपने को पता होना चाहिए। और वो पता चल जाएगा आपको जब आप ग्रामर की कुछ बातें सीखेंगे, थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे, दिमाग में अपने आप सिस्टम आपके बन जाएगा। आपको समझ में आने लग जाएगा प्रैक्टिस के थ्रू वर्ड ऑर्डर क्या होता है, कैसे बोलना है, क्या करना है। प्रैक्टिस का यही तो खेल है।
अब ये सही क्रम क्या होता है, यानी कि शब्दों को अपन कैसे लिखें, पहले कौन सा लिखें, फिर कौन सा लिखें, फिर कौन सा लिखें। तो इसके लिए क्या है, इंग्लिश के सेंटेंस में शब्दों का जो मूल क्रम होता है, इंग्लिश के सेंटेंस में समझ लीजिए आप, इंग्लिश के सेंटेंस में शब्दों का जो मूल क्रम होता है वो क्या होता है, देखो आप ये लिखा हुआ है, सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, दूसरे नंबर पर वर्ब आती है, तीसरे नंबर पर ऑब्जेक्ट आता है, चौथे नंबर पर अदर वर्ड्स आते हैं। दिमाग में सेट कर लो इस फॉर्मूले को आप। सेंटेंस आपके दिमाग में, थॉट आपके आएगा हिंदी में, सेंटेंस को पकड़िए, उसमें से आप आइडेंटिफाई कीजिए क्या सब्जेक्ट है, क्या वर्ब है, क्या ऑब्जेक्ट है। आप कहेंगे साहब इस टाइम लगेगा, स्टार्टिंग में टाइम लगेगा, 10 दिन टाइम लगेगा बस, ये आप मान के चलो। 10 दिन के बाद आपको इतना नहीं टाइम लगेगा पहचानने में, करने में, आप समझिए बात को। हाँ, स्टार्टिंग के 10 दिन आपको टाइम लगेगा, 10 दिन में आप यूज हो जाओगे, आपके माइंड में सिस्टम बन जाएगा, आप खुद बोलोगे। तो फॉर्मूला क्या है, पहले सब्जेक्ट, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड्स। लेकिन अब अपने को पहले ये तो पता होना चाहिए कि सब्जेक्ट कैसे पहचाने, वर्ब को कैसे पहचाने, ऑब्जेक्ट को कैसे पहचाने। पहले तो पहचानेंगे, उसके बाद इनको रखेंगे ना सही ठिकाने पे। हिंदी का वर्ड ऑर्डर मैंने आपको बता ही दिया, इंग्लिश के और हिंदी के वर्ड ऑर्डर में क्या अंतर है। ये इंग्लिश का वर्ड ऑर्डर है सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, और फिर अदर वर्ड्स। हिंदी का वर्ड ऑर्डर क्या होता, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड्स और सबसे लास्ट में वर्ब। पकड़ लीजिए इस अंतर को आप, समझ में आ रही मेरी बात आपको। तो सबसे पहले तो अपन इनको पहचाने कि ये 4 चीजों को अपन पहचानेंगे कैसे, 3 को पहचान लेंगे अपन तो चौथी अपने आप ही अलग हो जाएगी। अब देखो इनको पहचानना कोई मुश्किल चीज नहीं है, पहचानने कैसे पहचानेंगे। सब्जेक्ट का मतलब होता है डूअर, या सब्जेक्ट का मतलब होता है एक विषय जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, या सब्जेक्ट का मतलब होता है डूअर, मतलब करने वाला। यानी कि जो सेंटेंस होता है ना हिंदी का, जो भी आपके मन में थॉट आएगा, अभी आएंगे यहां पर थॉट, देखिए ये आ गया, ये रहा हम, ये देखिए थॉट आ गया, मैं इसको हाईलाइट कर देता हूं आपके लिए। ये देखिए आप, दिख रहा है आपको, ये थॉट है, हम रोजाना अंग्रेजी सीखते हैं। सब्जेक्ट क्या बताया गया है, सेंटेंस में वर्ब को करने वाला। वर्ब कहां होती है, वर्ब होती है सबसे लास्ट में। पहले आप वर्ब को समझ लीजिए, मैंने इसमें थोड़ा सा ठीक करूंगा मैं इसको। सबसे पहले आप वर्ब को समझ लीजिए। वर्ब का मतलब होता है कोई भी, बहुत इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है वर्ब इंग्लिश के अंदर, ध्यान रख लेना इस बात को भी आप, सारा खेल अपना वर्ब पे चलेगा। वर्ब का मतलब कोई भी ऐसा शब्द जो किसी चीज के होने के बारे में बता रहा हो, जैसे लिखना, पढ़ना, कुछ क्रियाएं, जो जो क्रिया जिसको अपन कहते हैं। आप क्या कर रहे हो इस समय, सीख रहे हो। मैं क्या कर रहा हूं इस समय, सिखा रहा हूं। ये सीखना, सिखाना, ये वर्ब है। खाना वर्ब है, पीना वर्ब है, हंसना वर्ब है, रोना वर्ब है, गाना, बजाना, खरीदना, बेचना, सब वर्ब है। ये आप समझ गए होंगे वर्ब क्या होती है। और ये हिंदी के सेंटेंस में जो वर्ब आती है ना, वो बिल्कुल लास्ट में आती है। ये देख लो आपके सामने हिंदी का सेंटेंस लिखा हुआ है, लिखा हुआ है, देख लो आप, हम रोजाना अंग्रेजी सीखते हैं। इसमें वर्ब कहाँ आ रही है, देखो ये वर्ब आ रही है लास्ट में, सीखते हैं वर्ब है, इसके नीचे लिखा हुआ है वर्ब, ये वर्ब है। हिंदी के सेंटेंस में सबसे लास्ट में आएगी वर्ब। अब वर्ब को पकड़ लीजिए, सबसे पहले तो लिखा हुआ है हिंदी के सेंटेंस में सामान्यतः सबसे अंत में आती है, और सेंटेंस में सबसे महत्वपूर्ण होती है। देखना खेल इसी का चलेगा सारा, इसमें कमांड कर लेना आप, हो गया इंग्लिश में कमांड आपका। जैसे पीना, सीखना, खेलना, पढ़ना, देख रहे हो आप, ये मेरा कर्सर कहाँ चल रहा है, कर्सर पे नजर रखिए आप। पीना, सीखना, खेलना, पढ़ना, देखना, मैंने इतनी सारी बोली है अभी आपके सामने, ये वर्ब होती है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये होती है, ध्यान रख लेना आप। पूरे सेंटेंस के अंदर इस पे कमांड हो जाएगा अंग्रेजी में आपका। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट इतने इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं,
समझ रहे हैं ना मेरी बात को आप? अपने को जो सीखना है ना मेन, वो वर्ब को ही सीखना है अपने को, बस आप ये समझ लीजिए। कैसे सब बता दूंगा मैं आपको। तो अब ये जो क्रिया होती है, उस क्रिया को जो करने वाला होता है वो सब्जेक्ट होता है। तो इसमें क्रिया कौन सी हो रही है? सीखते हैं, सीखने की क्रिया हो रही है। क्या हो रही है? सीखने की क्रिया हो रही है। और इस क्रिया को कर कौन रहा है इसके अंदर? ये रहा करने वाला, हम। सीखते हैं, कौन सीखते हैं? कौन का क्वेश्चन बनाओ? हम सीखते हैं, ये आ गया सब्जेक्ट। देखो इसके नीचे लिखा हुआ है सब्जेक्ट, जिसका भी मैं कलर चेंज कर सकता हूं आपके लिए, आपको अलग से दिखाई दे जाएगा ये। दिख रहे हैं आपको? जी सर, दिख रहा है सर। क्लियर दिख रहा है ना आपको? यस सर। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ये वर्ब, समझ लेना। इस वर्ब को करने वाला ये सब्जेक्ट, हम। सब्जेक्ट को आप आसानी से पहचान लेंगे। अभी प्रैक्टिस करेंगे अपन। अभी तरीका तो पता चल गया ना आपको। और इसमें लिखा हुआ है वर्ब के साथ कौन या किसने का प्रश्न बनाने पर जो उत्तर प्राप्त होता है वो सब्जेक्ट होता है। और ये थोड़े दिन करने हैं आपको, 15 दिन बस। इतना दिमाग लगाना है, ऐसे बनाना है, ऐसे क्वेश्चन कुछ नहीं। 15 दिन के बाद सब ऑटोमेटिक होने लगेगा। आप अच्छे तरह समझ लीजिए इस बात को। और जिसने ये 15-20 दिन निकाल दिए, मेहनत कर ली, बस वो निकल जाएगा। तो ये सब्जेक्ट हो गया, इसके अंदर हम। क्लियर हो गया मेरी बात आपको? दूसरी बात क्या आ रही है? वर्ब। वर्ब मैंने आपको बताई दी, ये वर्ब होती है। अब बात आती है ऑब्जेक्ट क्या होता है। समझिए आप, ऑब्जेक्ट क्या होता है? जिसके ऊपर वर्ब की जा रही है। आप तो छोड़ दीजिए, आप तो ये बनाइए सीखते हैं वर्ब है, इसके साथ आप क्वेश्चन बना लीजिए क्या सीखते हैं। आंसर क्या आ गया? अंग्रेजी। ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। ज्यादा आप सोचो ही मत, ये सिस्टम आपके लिए ज्यादा इजी रहेगा। फटाफट से क्वेश्चन बनाना, आंसर पकड़ लेना और लिख देना। बस 10 दिन 15 दिन, उसके बाद सब इजी हो जाएगा आपके लिए। फिर ना आपको कोई क्वेश्चन बनाना पड़ेगा, ना कुछ करना पड़ेगा। आप महसूस कर लोगे 15 दिन के बाद ये सिस्टम बन जाएगा आपके माइंड के अंदर। क्लियर हो रही है मेरी बात आपको? सब्जेक्ट समझ में आ गया सबको? जी सर। किसी को कोई दिक्कत है तो बोल सकता है। वर्ब समझ में आ गई? और मैं समझाऊंगा अभी आपको, और अभी प्रैक्टिस करेंगे अपन। वर्ब समझ में आ गई मोटी मोटी आपको? जी सर। यस अब सर। बात कर रहे हैं ऑब्जेक्ट की। ऑब्जेक्ट का मतलब होता है कोई भी ऐसी चीज, वस्तु या व्यक्ति जिस पर क्रिया की जा रही है। अच्छा बताओ, एक मिनट, मैं अभी पढ़ा रहा हूं, मैं एक क्रिया कर रहा हूं पढ़ाने की। मेरी ये क्रिया मैं किसके ऊपर कर रहा हूं, आप ये बता दो। सर हमारे ऊपर। तुम्हारे ऊपर कर रहा हूं ना? यस सर। मेरी इस क्रिया से प्रभावित कौन होगा? सर हम। ये क्रिया मैं आपके ऊपर कर रहा हूं ना? यस सर। बस, तो आप ऑब्जेक्ट हो। इस क्रिया के आप ऑब्जेक्ट हो और मैं सब्जेक्ट हूं। समझ में आ गई बात आपको? जी सर। बाकी मैंने आपको तरीका बता दिया। दो तरह के ऑब्जेक्ट होंगे आपके, समझ लीजिए आप इसको, थोड़ा समझ लीजिए आप। कर्म का मतलब, ऑब्जेक्ट का मतलब वह व्यक्ति, वस्तु पशु पक्षी आदि होता है जिस पर क्रिया की जाती है और जो वर्ब से प्रभावित होता है, जैसे मैंने अभी आपको बताया। अभी दो प्रकार के ऑब्जेक्ट होंगे। एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ध्यान से समझना आप, कंपटीशन वाले भी बैठे होंगे यहां पर। एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का होता है वर्ब के साथ में क्या का क्वेश्चन बनाओ आप। जैसे पढ़ाते हैं, क्या पढ़ाते हैं, क्या जवाब आया? इंग्लिश, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। अंग्रेजी। हाँ। खाते हैं, क्या खाते हैं? खाना, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। 10 दिन 15 दिन करना है ये काम आपको, बस उसके बाद अपने आप हो जाएगा ये। वर्ब के साथ क्या का प्रश्न बनाने पर जो उत्तर प्राप्त होता है वो होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। जैसे हम रोजाना अंग्रेजी सीखते हैं, देखिए आप, सीखते हैं वर्ब हो गई। हम कौन सीखते हैं, हम सब्जेक्ट हो गया। क्या सीखते हैं, ऑब्जेक्ट पता करने के लिए हमने वर्ब के साथ क्या क्वेश्चन बना रहे हैं, क्या लगा दो सीखने से पहले। क्या सीखते हैं, आंसर क्या आ रहा है? अंग्रेजी, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। और ऑब्जेक्ट के बाद जो भी कुछ बचे वो अदर वर्ड हो गया, बात खत्म। आपके पास पीडीएफ है, आप पढ़ना एक बार। दूसरी चीज होती है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट।
इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन होता है? जब हम वर्ब के साथ किसे या किसको का प्रश्न बनाते हैं, जो उत्तर प्राप्त होता है वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। आप तो करिए, प्रॉब्लम आएगी, गलती करोगे आप, मैं आपको बताऊंगा रोजाना जब आप मुझे फोन करोगे कि हाँ देखो ये गलती है, आप धीरे धीरे समझ में आएगा आपको। मुझे पता है कैसे सीखोगे आप, आपसे ज्यादा मुझे मेहनत करनी है आपके साथ में, ये मुझे मालूम है। बट डोंट वरी, आई एम रेडी। आप भी तैयार हो जाना, बस सब समझ में आ जाएगा आपको। तो कौन या किसको का प्रश्न बनाते हैं, मतलब मैं रोजाना बच्चों को अंग्रेजी सिखाता हूं। देखो सिखाता हूं वर्ब हो गई, सबसे लास्ट में आ रहा है। कौन सिखाता है? मैं, सब्जेक्ट हो गया। क्या सिखाता हूं? अंग्रेजी, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। किसे सिखाता हूं? बच्चों को, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। 15 दिन ये मशीन चला लो अपने सिस्टम के अंदर, आप दिमाग के अंदर, बस 15 दिन अपने आप सिस्टम बन जाएगा। बचा हुआ क्या है? अदर वर्ड। क्लियर हो गई मेरी बात आपको? उपरोक्त सेंटेंस में सिखाता हूं वर्ब है, इसके साथ अगर किसे या किसको का प्रश्न बनाया जाए, जैसे किसे सिखाता हूं या किसको सिखाता हूं, तो जो आंसर मिलेगा वो बच्चों को होगा, मतलब वो आंसर ये आएगा, और इसलिए सेंटेंस में बच्चों को इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहेंगे अपन। क्लियर हो गई मेरी बात? आपको समझ में आ गई क्या? यस सर। कोई क्वेश्चन हो आपका, आप पूछ सकते हो, और अभी अपन प्रैक्टिस करेंगे। अभी की समरी क्या है वो मैं बता देता हूं आपको। सेंटेंस क्या होता है? शब्दों का एक ऐसा समूह होता है जिसका कोई अर्थ होता है। पहला पॉइंट क्लियर होगी आपको ये बात। इस पॉइंट में कहीं दिक्कत हो तो बता दो आप। अर्थ के लिए यानी कि मीनिंग के लिए वर्ड्स का उचित क्रम में व्यवस्थित होना जरूरी होता है, यानी कि कौन सा शब्द पहले आएगा, फिर कौन सा आएगा, फिर कौन सा आएगा, फिर कौन सा आएगा। इंग्लिश के सेंटेंस में सामान्यतः सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब, और उसके बाद ऑब्जेक्ट, और सबसे अंत में अदर वर्ड्स लिखे या बोले जाते हैं इंग्लिश के सेंटेंस में। और जब अब आप हिंदी के सेंटेंस में सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड्स को पहचान सकते हैं। ये क्लियर हो जानी चाहिए आपको बात। अब जो सेंटेंस आएंगे, आइए जरा कुछ सेंटेंस की अपन बनाते हैं, जरा इंग्लिश ध्यान देना जरा आप बात पे। पहला सेंटेंस हमने सबसे छोटा लिखा है, मैं पढ़ाता हूं। पढ़ाता हूं वर्ब है, सब देख लो, आप समझ में नहीं आ रही हो तो पूछ लो। ये वर्ब है, छोटा सा सेंटेंस है, इसमें केवल सब्जेक्ट है और वर्ब है, कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, कोई अदर वर्ड्स नहीं है। वर्ब है, सब्जेक्ट है। पढ़ाता हूं, कौन पढ़ाता है? मैं पढ़ाता हूं। इंग्लिश का वर्ड ऑर्डर आपको मालूम ही है, क्या है इंग्लिश का वर्ड ऑर्डर? ये देखो, ये रहा। आप जब 4 बार 10 बार देख लोगे ना, फिर आपको देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप 10 बार देख करके जब सेंटेंस बना लोगे ना, फिर आपको देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सब्जेक्ट, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड्स। सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, आपने उठाया आई, मैं को क्या कहते हैं? आई, उठाया यहाँ पे लिख दिया। सब्जेक्ट के बाद दूसरे नंबर पर क्या आएगा? वर्ब आएगा, ये वर्ब लिख दिया आपने, टीच। आगे चलते हैं अपन। मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूं, थोड़ा बड़ा कर दिया इसको अपन ने। पढ़ाता हूं, वर्ब आ गई। कौन पढ़ाता है? मैं। दिमाग चलाना है ऐसे ही जैसे मैं बोल रहा हूं अभी आपको। समझ में आ गई बात आपको? दिमाग ऐसे चलना चाहिए आपका। पढ़ाता हूं, सबसे पहले वर्ब, पढ़ाता हूं, वर्ब। कौन पढ़ाता है? मैं, सब्जेक्ट। क्या पढ़ाता हूं? अंग्रेजी, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अंग्रेजी। तीनों पहचान लिया अपन ने। वर्ड ऑर्डर अपने को ध्यान नहीं है, देख लेंगे, ऊपर लिखा हुआ है। सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है? मैं का मतलब आई, आई। सब्जेक्ट के बाद क्या है? वर्ब। वर्ब क्या है? पढ़ाता हूं। पढ़ाने को क्या कहते हैं? टीच, ये आ गया, टीच। इसके बाद क्या है? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है? अंग्रेजी, ये आ गया, इंग्लिश। आई टीच इंग्लिश। तीसरे नंबर पे आए जरा, मैं बच्चों को अंग्रेजी पढ़ाता हूं। मैं बच्चों को अंग्रेजी पढ़ाता हूं। चलिए अलग निकाल देते हैं अपन इसको। बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए आपके दिमाग में सिस्टम। सिस्टम में बता रहा, जैसे मैं बोलता जा रहा हूं ना, ऐसे ही आपको प्रैक्टिस करनी है अपने माइंड के अंदर। आप सुन लो अच्छे से इस बात को। हिंदी का सेंटेंस आया अपने सामने, मैं दूंगा आपको।
मैं बच्चों को अंग्रेजी पढ़ाता हूँ, आपको पहचानना है, पढ़ाता हूँ, वर्ब है लास्ट में आ रहा है, पढ़ाने की क्रिया हो रही है। ऐसे आपके दिमाग में सोचना है आपको, जैसे मैं बोल रहा हूँ। पढ़ाता हूँ, सब्जेक्ट कौन है, कौन पढ़ाता है, मैं, सब्जेक्ट हो गया। क्या पढ़ाता हूँ, अंग्रेजी, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। किसे पढ़ाता हूँ, बच्चों को, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। क्या का और किसे का प्रश्न बनाओगे तो ऑब्जेक्ट आ जाएगा। सेंटेंस बनाने का फॉर्मूला क्या है, ये लिखा हुआ है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट अदर वर्ड्स। सब्जेक्ट क्या है इसमें, मैं, आई। वर्ब क्या है इसमें, सेकंड नंबर पे वर्ब लिखी हुई है ना, आप देखो इसको 10 बार 20 बार, कोई दिक्कत नहीं है। वर्ब हमेशा नहीं देखना पड़ेगा, आप भरोसा रखें। वर्ब, वर्ब क्या है, पढ़ाता हूं, पढ़ाने को क्या कहते हैं, टीच, ये आ गया टीच। फिर आपको क्या लिखना है तीसरे नंबर पर, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इंग्लिश, अंग्रेजी, ये आ गया इंग्लिश। अब क्या लिखना है आपको, बचा हुआ इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, आपने पहले ही छांट के अंडरलाइन करके रखा हुआ है, द चिल्ड्रन, टू द चिल्ड्रन। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले लिख दिया, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट बाद में लिख रहे हैं, तो इसलिए अपन ने टू लगा दिया पहले, टू द चिल्ड्रन। समझ में आ गई क्या मेरी बात आपको, क्लियर हो गई क्या? हाँ सर। जी सर। क्लियर हो गई मेरी बात आपको? अब इसमें क्या हुआ है, एक्चुअली डायरेक्ट और ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट दोनों आ गए। ये देखो यहाँ पर समझा रहे हैं, ये समझ लीजिए आप, यहाँ पर नोट दिया जा रहा है, हिंदी के उपरोक्त सेंटेंस में दोनों ऑब्जेक्ट आ गए, इनडायरेक्ट भी आ गया और डायरेक्ट भी आ गया। तो इंग्लिश बनाते समय डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पहले और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को बाद में लिखा गया है, इसलिए डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बाद और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पहले टू का प्रयोग किया गया है। यदि हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पहले लिख देंगे, ऐसे देखो, द चिल्ड्रन, इनको हमने पहले लिख दिया अगर, और फिर बाद में इंग्लिश लिखा है हमने, ऊपर हमने क्या किया था, पहले इंग्लिश लिख दिया था, फिर द चिल्ड्रन लिखा था, यानी कि ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले ले लिया था, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट बाद में लिया, इसलिए टू लगा दिया। अगर हम इस इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को देखिए, यहां पर अपन पहले ले लें और फिर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को लेंगे तो टू की जरूरत नहीं है। क्लियर हो गई बात आपको? बस ज्यादा आपको नहीं देखना है। एक और देखिए आप, मैं रोजाना विद्यालय में बच्चों को अंग्रेजी पढ़ाता हूं, थोड़ा बड़ा हो गया, हो जाने दो। आप अगर बेसिक आपको बात समझ में आ गई तो फिर कोई फर्क नहीं पड़ता है कितना भी बड़ा हो जाए वो। ये सेंटेंस है, आप देख लीजिए, अब पहचान लीजिए। सबसे पहले आप इसको लास्ट में आ जाइए, आप, पढ़ाता हूं वर्ब है, कौन पढ़ाता है, मैं, सब्जेक्ट हो गया, ठीक है। क्या पढ़ाता हूं, अंग्रेजी, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। किसे पढ़ाता हूं, बच्चों को, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। और रोजाना और विद्यालय में अदर वर्ड्स हो गए। फॉर्मूला आपने को पता ही है, देखो ये रहा फॉर्मूला, है आपके सामने लिखा हुआ मिलेगा, आप इसको देखो बार बार, लेकिन दिल से देखना, दिमाग में अपने आप उतर जाएगा ये। 10 सेंटेंस में देखोगे ना, 11वें में देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये मैं आपको बता रहा हूँ गारंटी के साथ में। अगर 10 में आपने अगर इसको दिल से देख लिया ना, तो 11 में देखने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। वर्ड ऑर्डर क्या कहता है, सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, मैं, आई आ गया। सब्जेक्ट के बाद क्या है, वर्ब, वर्ब क्या है, पढ़ाता हूं। फोकस करना है आपको इन चीजों पे, दिमाग लगाना है बस, यहां पर यूं कंप्यूटर की तरह ऐसे, यूं अपने आप दिमाग में उतर जाएगा 10 दिन के अंदर अंदर। वर्ब, पढ़ाता हूं मतलब टीच, ये आ गया। फिर इसके बाद में क्या है, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट कोई सा भी लिख दो आप, जो आपकी मर्जी हो। पहले इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आ रहा है तो इनडायरेक्ट लिख दो। किसको पढ़ाता हूं, बच्चों को। अच्छा पहले डायरेक्ट लिख दिया यहाँ पे, कोई बात नहीं, आप पहले डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिख दो। आप डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लोग जनरली पहले लिखते हैं, तो अंग्रेजी को पहले लिख दिया आपने, इंग्लिश, फिर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आ जाएगा, टू द चिल्ड्रन, बचे हुए वर्ड्स आ गए, इन द स्कूल, डेली, ये लो सेंटेंस बन गया आपका। क्लियर हो गई बात आपको? कोई बात जो आप पूछना चाह रहे हो? कोई बात नहीं, देखते हैं। ये आपका काम है आज का, एक्सरसाइज नंबर 1। एक्सरसाइज नंबर 1। हेलो सर। हाँ बोलो। सर सर ये थोड़ा सा इनडायरेक्ट डायरेक्ट का थोड़ा समझ में नहीं आ रहा। देखो सुनो, मेरी बात सुनो, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हमेशा कोई व्यक्ति होता है, हेलो। हाँ, और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कोई वस्तु होती है। अच्छा। सुनो मेरी बात समझो, जैसे जी क्रिया, सर। जैसे मेरी क्रिया हो रही है आपके ऊपर, आप व्यक्ति हो ना, तो आप इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो। जी सर। और मैं खाना खा रहा हूं,
अब खाने की क्रिया किस पे हो रही है? रोटी पे हो रही है ना, वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। जी सर। पिताजी ने मुझे पैसे दिए। अब सुनो जरा, सारे के सारे सुनना और समझना। पिताजी ने मुझे पैसे दिए। सबसे पहले वर्ब को पकड़ो, वर्ब क्या है इसमें? दिए। ठीक है भैया? यस सर। ये वर्ब हो गई। जी। किसने दिए? पिताजी ने, सब्जेक्ट हो गए। क्या दिए? पैसे। पैसे कोई व्यक्ति तो नहीं है ना, क्या का जवाब क्या आ रहा है? पैसे। तो ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। और किसे दिए? मुझे। तो मैं इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया, लेकिन मैं कोई वस्तु तो नहीं हूं, मैं एक व्यक्ति हूं। तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो होता है वो हमेशा व्यक्ति के लिए आता है, और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट व्यक्ति के अलावा। अब देखो यहां पर टू द चिल्ड्रन है लिखा हुआ है, ये देख रहे हो आप? देख रहे हो टू द चिल्ड्रन? जी सर, दिख रहा है सर। हरे रंग का दिख गया होगा ना अब आपको ये? यस सर, यस सर। अब ये कोई वस्तु थोड़ी है, बच्चे तो व्यक्ति होते हैं ना, मतलब जो बच्चे हैं वो तो व्यक्ति होते हैं ना एक प्रकार से। तो ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। समझ में आया दीपू आपको? दीपू पूछ रहा था, कौन पूछ रहा था? भैया क्लियर हो गया आपको? हाँ सर। कोई भी प्रॉब्लम आए तो आपके पास में हेल्पलाइन है।